हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। किसान प्रदर्शन में रेलवे ने 3090 मालगाड़ियां रद्द की, हुआ 1670 करोड़ रुपए का नुकसान। गुलनास केस पर बोले राहुल गांधी, चुनावी फायदे के लिए अपराध छुपाया। बेंगलुरु हिंसा में कांग्रेस के पूर्व मेयर आर संपत राज गिरफ्तार। कानपुर में मासूम के साथ गैंगरेप के बाद हत्या, तंत्र मंत्र के नाम पर हत्यारों ने लीवर निकाला। यूपी में वहशीपन, आंखें निकालकर तालाब में फेंके 2 बहनों के शव। दिल्ली में कुछ जगहों पर फिर लग सकता है लॉकडाउन, सीएम केजरीवाल ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव। 4 महीने में सबसे कम कोविड-19 केस हुए दर्ज, पिछले 24 घंटे में सामने आए 29,163 मामले। यूएनजीए में बोला भारत, अपंग बन गई है यूएन सुरक्षा परिषद, नहीं ले पा रही विश्वसनीय फैसले। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी के मुरीद ओबामा, किताब में लिखा भ्रष्ट न होने की छवि कायम रखी। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से भारतीय रेल को सिर्फ माल भाड़े में होने वाली आय में 1670 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों के विरोध में 50 दिन हो चुके हैं और इसके चलते 1986 यात्री रेलगाड़ियां और 3090 मालगाड़ियां रद्द हुई हैं। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि राज्य में रेलगाड़ियों का परिचालन अभी भी निलंबित है। रेलवे ने प्रदर्शनकारियों के सिर्फ मालगाड़ियां शुरू करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। इससे भारतीय रेल को रोजाना 36 करोड़ माल भाड़े के नुकसान का अनुमान है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इस साल 11 अगस्त को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस पार्षद आर संपत राज को गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई है। संपत राज देवरा जीवन हल्ली नगर पालिका वार्ड से कांग्रेस पार्षद हैं और उन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। आर संपत राज की गिरफ्तारी के बारे में पुलिस की तरफ से अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। बताते चले कि संपत राज एक निजी अस्पताल से फरार हो गए थे, जहां उन्हें कोविड-19 के इलाज के लिए भर्ती किया गया था। पुलकेशी नगर में कांग्रेस के विधायक आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने सोशल मीडिया पर कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी और भीड़ ने विधायक के घर को आग लगा दी थी। बिहार के हाजीपुर में गुलनास को जिंदा जलाने के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर में नामजद मुख्य आरोपी चंदन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बाकी 2 आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इस बीच लापरवाही बरतने के आरोप में एक एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर 20 साल की एक युवती को गांव के दबंगों ने जिंदा जला दिया। 30 अक्टूबर की रात देसरी थाने के रसूलपुर हबीब के गुलनाज खातून को गांव के ही कुछ लड़कों ने छेड़खानी को लेकर विवाद के बाद केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। 15 दिन बाद लड़की की मौत हो गई। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चुनावी फायदे के लिए इस अपराध को छुपाया गया, कुशासन पर ताकि सुशासन की नींव रखी जा सके। राहुल ने कहा इसका अपराध ज्यादा खतरनाक है जिसके ये अमानवीय कर्म किया है या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छुपाया ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रखी जा सके। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की पटाखे से झुलस जाने से मौत हो गई। रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी के 6 साल की बेटी दिवाली की रात पटाखे से झुलस गई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हादसे में बच्ची 60% से ज्यादा जल गई थी। उसका निजी अस्पताल में शुरुआती इलाज किया जा रहा था, लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही थी। बच्ची को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली शिफ्ट किया जाना था, लेकिन शिफ्टिंग से पहले ही इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। यूपी के फतेहपुर जिले में डबल मर्डर की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 2 दलित सगी बहनों का शव देर रात गांव के बाहर तालाब में पड़ा मिला। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके वारदात पे पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को आनन फानन में तालाब से बाहर निकाला और दोनों शवों को मोर्चरी ले गई। परिवार वालों के मुताबिक दोनों बहनों के साथ धान के पुआल से बंधे हुए थे। सिर और कान पर भी किसी धारदार हथियार से चोट के निशान थे। इतना ही नहीं, दोनों नाबालिग बच्चियों की एक आंख भी फूटी थी। ऐसे में परिवार वालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है।
देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 30,000 से कम कोविड-19 के केस दर्ज किए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,163 नए केसेस सामने आए हैं। 14 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। 14 जुलाई को 28,459 नए मामले सामने आए थे। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 88,74,290 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में 449 मरीजों की कोरोना से मौत होने से मृतकों का कुल आंकड़ा 1,30,519 पहुंच गया है। आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं सत्र में सोमवार को कहा कि आज सुरक्षा परिषद अपंग बन गया है क्योंकि वो अपनी प्रतिनिधित्व करने की क्षमता के अभाव में विश्वसनीय फैसले नहीं ले पा रहा है। महासभा में बोलते हुए यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने ये बात कही और कहा कि आईजीएन खाली विश्वविद्यालयों में होने वाली बहस के लिए प्लेटफॉर्म जैसा बनकर रह गया है और यहाँ पर यूएन के सदस्य देशों के बीच में नतीजों को लेकर की जाने वाली कोशिशें ना के बराबर रह गई हैं। तिरुमूर्ति ने कहा अपने संबोधन में कि आईजीएन में पिछले एक दशक से सुधार पर जोशीले भाषण सुनने के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये बस अनौपचारिक ही नहीं, इसके पास कार्यवाही के कोई नियम या फिर कोई रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं है। एक दशक से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत की राजनीति पर बारीकी से कलम चलाई है। बराक ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की है। ओबामा ने लिखा है कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के इंजीनियर रहे। उन्होंने लाखों भारतीयों को गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकाला। ओबामा ने लिखा है कि मेरी नजर में मनमोहन सिंह बुद्धिमान, विचारक और राजनीतिक रूप से ईमानदार व्यक्ति हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी और उनकी राजनीतिक शुचिता की चर्चा करते हुए ओबामा लिखते हैं, भारत के आर्थिक कायाकल्प के चीफ आर्किटेक्ट के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुझे विकास के प्रतीक के रूप में दिखे। एक छोटे सिख समुदाय का सदस्य जिसे कई बार सताया भी गया, जो कि इस देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचा, और वे एक ऐसे विनम्र टेक्नोक्रेट थे जिन्होंने लोगों का विश्वास उनकी भावनाओं को अपील करके नहीं जीता, बल्कि लोगों को उच्च जीवन स्तर देकर वे कामयाब हुए और उन्होंने बड़ी मेहनत से अर्जित बेईमान न होने की अपनी ख्याति को कायम रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कानूनी मामलों से सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद वो एक आम नागरिक दोबारा बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को मिलने वाले विशेषाधिकार का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पूर्व अमेरिकी फेडरल और न्यूयॉर्क राज्य के अभियोजक डैनियल आर अलोंसो कहते हैं, जब वो दफ्तर से बाहर होंगे तो माहौल बदल जाएगा। जांच में अड़ंगा डालने में राष्ट्रपति की ताकतों का खतरा अब नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ धोखाधड़ी से लेकर यौन उत्पीड़न के मामलों की एक लंबी फहरिस्त है। आइए जानते हैं वो क्या मामले हैं जिनकी कानूनी लड़ाई का उन्हें सामना करना होगा। पहला, मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने का मामला। दूसरा, टैक्स और बैंक धोखाधड़ी की जांच। तीसरा, रियल एस्टेट धोखाधड़ी की जांच। चौथा, परिलाभ मामले। पांचवा, यौन दुराचार के मुकदमे और छठा, मैरी ट्रंप मुकदमा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में हुए अपनी हार को पचा नहीं पा रहे और ये बात मानने को तैयार नहीं। वो डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से मुकाबला हार गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से जो बाइडेन से हारने की बात ठुकरा दी और जोर दिया है कि वो चुनाव जीते हैं। अभी हाल ही में ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिससे लग रहा था कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उन्होंने जीत का दावा फिर से कर दिया। ट्रंप ने सोमवार को अपने एक ट्वीट में लिखा, मैं ये चुनाव जीता हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने इस ट्वीट पर फ्लैग लगाकर लिखा है कि आधिकारिक सूत्रों ने इस चुनाव को अलग अलग तरीके से टिप्पणी की है। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24। शुभ रात्रि।